जनगणना आज़ादी के समय तक लगभग 150 साल में जो जनगणना की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से तब हमारी आबादी, बिहार और बिहार के अगल बगल के राज्यों की आबादी उस वक्त घट रही थी, बढ़ नहीं रही थी, घट रही थी। उनकी आबादी तब बढ़ रही थी। जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने आबादी को कंट्रोल किया है, तो 150 वर्षों में उनकी आबादी बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी। 51 तक बढ़ा, 61 तक उनकी आबादी उनकी बढ़ी, और 71 में मामूली सा उसमें मामूली कमी आई। तो लगातार 150 साल से आबादी आप बढ़ा रहे थे। अगर लोगों के चाहने से ही आबादी बढ़ने का मामला है, जैसा लोग तर्क देते हैं दक्षिण के लोग, तो जब उनकी आबादी बढ़ रही थी तो 51 में उसका लाभ लिया, 61 में उनकी आबादी बढ़ रही थी तो उसका लाभ लिया, 71 में भी लाभ लिया, और 61 हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी जब देश गुलाम था। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के शोषण के हम शिकार हुए। हर तरह से हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हम जो शिकार हुए, शोषण के शिकार हुए, हमारे यहाँ विकास की गाड़ी अवरुद्ध हो गई। हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए, वहाँ विकास की गाड़ी आगे बढ़ते रही। वहाँ जो विकास का काम अभी भी ज़्यादा देख रहे हैं, उसके पीछे भी ऐतिहासिक कारण है। उनका विकास ज़्यादा हुआ, उनके यहाँ शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हुआ। ऐतिहासिक कारण से हमारे यहाँ इसका अभाव रहा। तो उनकी आबादी जब बढ़ रही थी तब तो 61 में तो परिसीमन रोकने की बात उन्होंने नहीं की। उनको जब लाभ मिल रहा था तो परिसीमन उनके लिए ठीक था। 71 में जब लाभ मिला तो परिसीमन ठीक था, और शुरुआती दौर में हमारी आबादी कम थी। जब अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब तो भोज बंद हो जाएगा। मतलब कि जब पंगत में बैठकर वहां के लोग भोजन कर रहे थे तब तो पंगत जारी रहे, उनकी भी कोशिश थी। जब उनका पेट भर गया, जब हमारी बारी खाने की आई तो कहते हैं कि अब पंगत बंद कर दो, अब भोज ही बंद हो जाएगा। तो भाइयों और मित्रों, ये आबादी वाला जो तर्क है पूर्णतः उनका गलत तर्क है। शुरुआत में उनकी आबादी बढ़ी, अब हमारी आबादी बढ़ रही है। उनको लाभ पहले मिला, अब हमको लाभ मिलना चाहिए। और जहाँ तक सरकारी उपाय से आबादी के नियंत्रण की बात है, तो यह भी उस रूप में नहीं है जिस रूप में सामान्य तौर पे उसका अर्थ लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चा को यह सोचकर जन्म नहीं देता है कि हमारा बच्चा जन्म लेगा तो हमारे राज्य की आबादी बढ़ेगी और परिसीमन में लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी। यह सोचकर कोई अपने बच्चों को जन्म नहीं देता है। यह बात ठीक है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है, संसाधन सीमित है, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, इसको रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन यह सरकारी उपाय से नहीं रुक सकता है। यह सोच से, आदमी के अंदर अगर सोच होगी कि 4 बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी, 2 बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई में आसानी होगी, कम बच्चा होगा तो विकास परिवार का ज़्यादा होगा, ज़्यादा बच्चा होगा तो परिवार का विकास कम होगा। यह सोच जब उसके अंदर आएगी तब जाकर वह सरकारी उपायों का भी उपाय करेगा। सोच नहीं आएगी तो सरकार के करने से यह काम कतई नहीं होने वाला है। दक्षिण में उनके अंदर सोच पहले आई क्योंकि लोग शिक्षित हुए, उनको अवसर मिला। हमारे यहाँ अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, नहीं शिक्षित लोग थे, गरीब लोग, गांव में जो शिक्षा नहीं थी जहां, और आज भी जहां नहीं है, वहां किसी परिवार में चले जाइए और पूछिए कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो कहेगा कि इससे क्या दिक्कत है, यह तो भगवान की देन है। 2 बच्चा है तो मजदूरी 400 रुपया रोज कमा कर लाता है, 3 बच्चा होगा तो 600 रुपया कमाएगा। तो उनकी सोच यही तक है, क्योंकि विकास के रास्ते में पीछे हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पाई है। शिक्षित होंगे, विकास में आगे बढ़ेंगे तो उनको भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी, और तब जाकर उनको जैसे शिक्षा पहले मिली तो उनके दिमाग में यह बात पहले आई, हमारे यहाँ लोगों को शिक्षा मिलेगी, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों के मन में भी यह बात आएगी कि हमको अब जनसंख्या नहीं बढ़ाने का काम करना है। तो यह सोच व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न कैसे हो, इसका वातावरण बनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, वरना सीधे
कार्यक्रम देने से जनसंख्या नहीं रुकेगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ जनसंख्या अब तक ठीक से नहीं रुक पाई है। लेकिन शिक्षा बढ़ने से कैसे जनसंख्या रुकती है? एक सर्वे बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, एक सर्वे बिहार में है, एक अध्ययन है। उस अध्ययन के हिसाब से कोई अशिक्षित महिला मां बनती है और कोई मैट्रिक पास महिला मां बनती है तो बच्चा जन्म देने का रेट, जो मैट्रिक पास महिला है उनके यहाँ बच्चा को जन्म देने का रेट कम हो जाता है। अशिक्षित महिला नहीं सोचती, मैट्रिक पास कर जाती है, मां बनती है तो सोचती है कि हमारा बच्चा कम होना चाहिए, तो संख्या कम हो रही है। एक सर्वे है कि मैट्रिक पास लड़की जब मां बन रही है तो उनके यहाँ जन्म दर कम हो रहा है। इंटर पास कर जाती है तो उनके यहाँ और थोड़ा रुक जा रहा है। तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, विशेषकर महिलाओं में प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे इस काम में हम भी प्रगति कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इतिहास में जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी के चलते हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। आगे ऑटोमेटिक जो अब शिक्षा आ रही है तो जनसंख्या हमारी रुकेगी। उस समय जो भी परिसीमन के चलते जो कुछ भी जिस राज्य को मिलेगा ठीक है, लेकिन आज परिसीमन हो इसकी जरूरत है, नहीं हो रहा है, यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ इसीलिए हमने अभियान छेड़ने का काम किया है। तो आप सब लोगों से बार बार आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में आगे बढ़िए। हम फिर दोहराएंगे कि हमको पूरा भरोसा है कि परिसीमन का काम अगले साल जो जनगणना होने वाली है उसके आधार पर भारत की सरकार निश्चित रूप से करेगी। भारत सरकार खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। भरोसा इसलिए भी है, एक उदाहरण आप सब लोगों के सामने, कई लोग थे जो कभी नहीं, कल्पना भी नहीं करते थे, जब जातीय जनगणना की बात होती थी तो कोई कल्पना भी नहीं, अधिकांश लोग कल्पना नहीं करते थे अपने राज्य में और बाकी जगह भी कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री और जातीय जनगणना कराने का निर्णय केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री लेंगे। बहुत लोगों को लगता था कि ना, यह काम हो ही नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी यह काम कर ही नहीं सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी हैं तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जिन लोगों ने कल्पना की थी, जो लोग कुछ भी आशंका व्यक्त कर रहे थे, उनको मुंह की खानी पड़ी होगी जब भारत की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया तो सब लोगों की आंखें खुल गई कि भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय के लिए हर आवश्यक काम कर सकते हैं, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे जैसे लोगों का भरोसा उनके ऊपर है और इसी भरोसा के कारण हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि परिसीमन का काम भी केंद्र सरकार सकारात्मक ढंग से अपने हाथ में लेगी और यह काम भी आगे होगा। लेकिन हमको अपना अभियान जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। कई लोगों के मन में इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल रहता है। भाई और मित्रों, एनडीए के पक्ष में वातावरण है। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि एनडीए के पक्ष में वातावरण जो है उसको और तेज करिए और मजबूती दीजिए। भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर जो काम कर रही है, बिहार के सामने ऐसा सुनहरा मौका शायद अगर चूक गए तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार विकसित राज्य बनेगा, बिहार विकसित राज्य बनेगा। तो बिहार के विकास की दिशा में दोनों सरकार मजबूती से काम कर रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर काम किया है, हर तरह से काम किया है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल के दिनों में जो कुछ निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों के कारण तो विपक्षी पहले ही से चारों खाने चित हो गया है, चारों खाने चित हो गया है। पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम करना, बिजली फ्री करने का काम करना, मानदेय, कई समूह का मानदेय बढ़ाने का काम करना, तो यह सब काम और बाकी भी सड़क बनाना हो, बिजली का काम हो, निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों सरकार मिलकर अच्छा काम कर रही है। तो हम अभी तक जितने काम हुए हैं
हो रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से, इस मंच से अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और आपसे अंत में आग्रह करते हैं कि आप सब लोग जाइए और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाइए, वातावरण बनाइए, ताकि जो लक्ष्य हमारा है फिर से एनडीए की सरकार बने, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने में हमको कामयाबी मिले। विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनर्गल बातों को लेकर आपके बीच आएंगे। अभी एसआईआर का मुद्दा लाया, कोई मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर का मुद्दा, जीरो से राहुल गांधी जी की यात्रा की शुरुआत हुई थी और जीरो पर जाकर उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, कोई मतलब नहीं है। एसआईआर के नाम पर बिहार की जनता को बरगलाने चले थे, लेकिन बिहार की जनता नहीं बरगलाने वाली है। और आरजेडी का तो कहना ही क्या है, आरजेडी का कहना ही क्या है। इनको तो न कोई विकास से लेना देना है और न इनको और कोई बात से लेना देना है, तो कुछ भी अनर्गल बात। और कभी गंगा किनारे जाकर डांस कर लेने से कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन। अरे भाई, आप अपनी छवि भी जरा ठीक रखिए। क्या लफुआ की तरह डांस करते हैं? डांस करने की कोई जगह हो उस तरह से तो कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस पर रोक नहीं है। नाचना कोई बुरी चीज नहीं, नाचना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से लफुआ की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी खुद की छवि भी गलत जा रही है। भाई, आप उम्र में छोटे हो इसलिए सजेशन भी दे रहे हैं, छवि को बना के रखो, बचा के रखो। अभी तो कहीं से कोई दाल नहीं गलने वाली है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे तो किसी की कोई दाल नहीं गलने वाली है। विपक्ष लाख छटपटा ले, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उन लोगों का काम ही यही है, कुछ अनर्गल बात बोलेंगे और बिहार की जनता को बरगलाने का प्रयास करेंगे। भाई और मित्रों, आपसे आग्रह है कि बिहार की जनता के बीच में आप सब लोग रहते हैं तो बरगलाने वालों से सचेत कर लीजिए, उसको समेट लीजिए। दुनिया की कोई ताकत एनडीए को शिकस्त देने का काम नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। हम तो यह कहते हैं कि जो रिजल्ट हुआ लोकसभा में उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट विधानसभा में होगा। और लोकसभा में भी रिजल्ट हुआ, ठीक हमारे एक साथी बोल रहे थे, जहां कहीं भी एनडीए हारा विपक्ष के चलते नहीं हारा। एनडीए जहां भी हारा विपक्ष के चलते नहीं हारा। हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई। अब सेल्फ गोल कीजिएगा तो एनडीए तो हारेगा। तो सेल्फ गोल करने वालों से सावधान। हम उनको कहना चाहते हैं, भैया मुख्यमंत्री बनने के लिए जब सरकार बनेगी, अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो उस दौर में होकर अपने को कुछ उस रूप में सोच करके क्या जरूरत, सरकार बनाइए। सेल्फ अपने टीम के लिए गोल मत कीजिए, अपने टीम के तरफ ही गेंद को मत भेजिए, मजबूती से काम कीजिए। एनडीए अगर पूरी मजबूती के साथ जो वोट का बिखराव हुआ पिछले चुनाव में, उस बिखराव को यदि रोक ले, एनडीए अपना वोट को एक साथ कर ले, अगर कर लिया होता लोकसभा चुनाव में भी, तो कोई सीट लोकसभा चुनाव में भी हम लोग नहीं हारते। विधानसभा चुनाव के लिए और कोई बात नहीं, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को अपनाना है और हम लोग अपनाएंगे। आपको भी भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक मजबूत पार्टनर के रूप में, सीटों की संख्या कम होना ज्यादा होना हमारा विषय नहीं, लेकिन एक मजबूत पार्टनर के रूप में एनडीए में देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के स्तर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा खड़ा है। हम सब लोग मिलकर एनडीए के बीच में, हम सब लोग मिलकर जो पुरानी गलती हुई है उससे सबक लेकर इस बार ये स्ट्रेटजी इतनी मजबूत बनाएंगे, इतनी अच्छी रणनीति बनाएंगे कि कहीं से विपक्ष की कोई दाल नहीं गलेगी, लोग देखते रह जाएंगे और एनडीए 225 के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो आइए आप सब लोग मिलकर इस काम में सहयोग कीजिए, इन मुद्दों को लेकर जाइए, जनता के बीच में जाइए। और चुनाव की घोषणा अब तो कुछ दिनों के बाद ही होने वाली है।
चुनाव की घोषणा होने वाली, चुनाव की घोषणा होगी, पूरे तौर पे हमारी पार्टी भी तैयार है। पूरे तौर पे जब व्हिसिल बजे हम लोग मैदान में कूदने के लिए अब तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है। तो सब लोग उसी मोड में रहिए और जहां से जिस पार्टी का भी एनडीए गठबंधन में उम्मीदवार हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सिर्फ एनडीए देखिए और एनडीए में जिस पार्टी का उम्मीदवार हो उसका चुनाव चिन्ह देखिए और उसको देख करके आप सब लोग मतदान कीजिए, मतदान करवाइए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो पाए, हमारे मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो पाए, एनडीए के घटक दल के जो दूसरे नेता हैं सबका हाथ मजबूत हो पाए और उन लोगों के हाथ की मजबूती का मतलब उपेंद्र कुशवाहा का भी हाथ मजबूत हो पाए। यही आग्रह आप सब लोगों से है। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हम अपने मित्र साथी जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, हमारे मंच पर उपस्थित बहुत सारे नेता हैं। अब नाम लेंगे तो कुछ लोगों का नाम छूट जाएगा और जिनका नाम छूट जाएगा तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए नाम नहीं लेंगे। लेकिन बहुत सारे नेता हैं जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, रात रात भर जग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। मैं अपने तमाम नेता साथियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सब लोग जिला अध्यक्ष हों, दूसरे साथी हों, प्रखंड में, गांव में, जिला में, सब जगह आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है और मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हो सकता है आपको कहीं कोई परेशानी हुई होगी इस यात्रा के क्रम में, खाने में कोई कमी रह गई होगी, आने में कोई कष्ट हुआ होगा, बाकी और में काम में कुछ आपको दिक्कत हुई होगी, तो इसको क्षमा कीजिएगा और मजबूती से जाइए। मैं आप सभी का भी इस योगदान के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार जगदेव बाबू का स्मरण करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के चरणों में सर झुकाते हुए और मोहम्मद साहब का भी स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।